हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो से हम लोग हमारी ट्रिपल आईपीटी की यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है धम्म धर्म एंड दंड। तो अपनी यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये धम्म और दंड हैं क्या। तो जो आपका एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो एंशिएंट टाइम में क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी ना, उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ पावर ही एक्सरसाइज की जाती थी। ठीक है, एंशिएंट टाइम में जब आप पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हो तो आप सिर्फ पावर या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि आप मोरालिटी, जस्टिस और डिसिप्लिन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, कहने की बात यह है कि जब भी आप एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में सोचते हो, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के बारे में सोचते हो, राजा महाराजाओं के ज़माने के बारे में सोचते हो, तो आपके माइंड में क्या आता है कि उस टाइम के जो किंग्स थे वो किस तरह से अपनी जो प्रजा है, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं और अपना जो किंगडम है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करते थे। तो हमें ऐसा ही लगता है कि पुराने टाइम के किंग जो है वो पावर का यूज़ करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसा नहीं है। पुराने टाइम के जो किंग हैं वो पावर के अलावा और भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज़ करते थे अपने किंगडम को गवर्न करने के लिए, अपने किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। तो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे बात की गई है, धम्म, धर्म और दंड की। तो ये क्या है? ये फाउंडेशन थे गवर्नेंस की एंशिएंट इंडिया में। यानी कि एंशिएंट इंडिया में जब एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी या गवर्न किया जाता था किंगडम को, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स थे गवर्नेंस के। तो वो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं? धम्म, धर्म और दंड। अभी ये जो वर्ड्स हैं तीनों ही, ये आपको काफ़ी सिमिलर साउंड कर रहे होंगे, है ना। स्टार्टिंग जो लेटर है तीनों का वो डी है एंड आ पे इनकी जो साउंड है वो ख़त्म हो रही है। तो वर्ड्स आपको सिमिलर साउंड कर रहे होंगे, लेकिन इन वर्ड्स का जो मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो एक एक करके देखते हैं कि तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पे धम्म की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो धम्म के साथ अशोका, जो मौर्यन डायनेस्टी के एक रूलर थे, उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो अब अशोका को क्यों एसोसिएट किया गया है धम्म से, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि धम्म है क्या। तो धम्म क्या करता है? धम्म फोकस करता है एथिकल कंडक्ट पे, टॉलरेंस पे, नॉन वायलेंस पे एंड वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एथिकल कंडक्ट की। एथिकल कंडक्ट का क्या मतलब है? धम्म कहता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपका किसी के साथ बिहेवियर है या आपका सोसाइटी में किसी के साथ रिलेशन है, तो उसको आपको एक मॉरल और एक राइट वे में प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ जो है बुरे तरीके से बर्ताव कर रहे हो। ठीक है, या आपका किसी के साथ सोसाइटी में एक रिलेशन है, ठीक है, पेरेंट्स का रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो आपको किसी के साथ भी जो आपका कंडक्ट है वो एथिकल होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी के साथ भी आप बातचीत कर रहे हो या किसी के साथ भी आपका कोई रिलेशन है, तो उसको आपको मॉरल और एथिकल वे में जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी के साथ भी गलत तरीके से व्यवहार जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, एथिकली आपको अपनी लाइफ जीनी है, ये कहता है धम्म। उसके बाद धम्म बात करता है टॉलरेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस की बात की जा रही है। तो धम्म का जो आइडिया है वो क्या स्प्रेड करता है? धम्म का आइडिया कहता है कि अगर आपका रिलीजन जो है वो सामने वाले पर्सन के रिलीजन से डिफरेंट है, ठीक है, मान लो कोई 2 पर्सन है, एक पर्सन मान लो हिंदू है, एक पर्सन मान लो मुस्लिम है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पर्सन जो है वो सामने वाले पर्सन की सामने वाले पर्सन का जो रिलीजन है या सामने वाले पर्सन के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनको जो है क्वेश्चन नहीं करेगा या उनके ऊपर कोई बुरी बात जो है वो नहीं कहेगा। ठीक है, यही सिमिलर चीज़ जो है वो किंग के ऊपर अप्लाई होती थी कि किंग चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो अपनी प्रजा के जो लोग हैं उनको वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, वो सारे रिलीजन्स को जो है एक नज़र से देखेगा। सामने वाले जो भी आपकी प्रजा है उनके जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं उसको आप एक्सेप्ट करोगे, बेशक आप उनके रिलीजियस बिलीव्स से डिसएग्री करते हो। तो ये चीज़ थी रिलीजियस टॉलरेंस। उसके बाद धम्म का आइडिया जो है वो नॉन वायलेंस के बारे में बात करता है। नॉन वायलेंस यानी कि किसी के साथ भी वायलेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार या किसी को चोट जो है वो नहीं पहुँचानी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने काफ़ी सारे रिलीजन ऐसे देखे होंगे जिनमें ऐसा किया जाता है कि बलि दे दी जाती है। ठीक है, जैसे हिंदुइज़्म में भी होता है कि बकरे की बलि जो है वो काफ़ी सारी जगहों पे दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। किसी भी बेजुबान जो भी जानवर है उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। भगवान जो है वो इस चीज़ से खुश नहीं होते हैं कि आप किसी बेजुबान को हर्ट कर रहे हो, है ना। तो यही आइडिया जो है वो धम्म कहता है। नॉन वायलेंस के आइडिया को धम्म जो है वो सपोर्ट करता है। और ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबका जो वेलफेयर है वो चाहता है। ओके, तो ये हो गया आपका धम्म। अब बात करते हैं धर्म की। तो धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब है आपकी क्या ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी को सही तरह से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, मॉरल ऑर्डर, ये सब चीज़ें जो है ये धर्म के अंडर आती हैं। और धर्म जो है उसको सारे इंडिविजुअल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि धर्म से हम कह सकते हैं सेपरेट है या धर्म को उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। सारे पर्सन को जो है धर्म को फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली धम्म और धर्म में डिफरेंस क्या है? धम्म हम कह सकते हैं एथिकल कंडक्ट है कि आप सही तरह से अपनी लिविंग जो है वो करते रहो, कुछ बुरा मत करो, सबके वेलफेयर के बारे में सोचो। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में सोचो, किसी को हर्ट मत करो। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ एक लॉन्ग टर्म में कैसे जीनी है वो है आपका धम्म।
लेकिन अगर आप धर्म की बात करो तो धर्म कहता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपको काम क्या करना है। ठीक है, धम्म और धर्म में ये डिफरेंस है कि धर्म आपको आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, आपके काम के बारे में बताता है कि जो भी आप काम करो उसको एकदम हम कह सकते हैं राइटियसनेस से करो, यानी कि सही तरीके से करो। ऑन द अदर हैंड जो धम्म है वो फोकस करता है कि आप लॉन्ग टर्म में जो अपनी ज़िंदगी बिताते हो उसमें आप जो भी एक्शंस करते हो तो उसका ध्यान रखो कि वो सही हैं कि गलत है। ओके, तो ये डिफरेंस है धम्म और धर्म के बीच। अब बात करते हैं दंड की। ठीक है, तो दंड का क्या मतलब है? दंड का मतलब है पनिशमेंट। तो जब भी आप मान लो कोई गलती करते हो, ठीक है, जब भी आप कोई गलती करते हो तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है, तो बस वही चीज़ है दंड। ठीक है, जब मान लो आज के टाइम पे जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो क्या है कि जब आप कोई लॉ को तोड़ते हो तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है। आप कोई क्राइम करते हो या लॉ को तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एंड जो आपका सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, वो रेड लाइट दिखा रहा है एंड आप रेड लाइट पर जो है रुक भी नहीं रहे हो एंड सीधा ही चलते जा रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करेगी? ट्रैफिक पुलिस रोक लेगी एंड आपको फाइन देना पड़ेगा, यानी कि एक टाइप की पनिशमेंट हो गई वो। तो पनिशमेंट देना क्यों ज़रूरी है? अब बात आती है कि पनिशमेंट देना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर मान लो वो पर्सन जो है जिसने जो रेड लाइट पे नहीं रुका, वो चलता ही गया, ठीक है, आगे उसको ट्रैफिक पुलिस अगर रोक के उससे फ़ाइन नहीं लेती तो वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही करता। तो आप अपनी गलतियों को दोहराओ ना, आपके अंदर थोड़ा डर बैठे किसी चीज़ को लेकर, आप एक एथिकल कंडक्ट जो है वो फॉलो करो। इसके लिए पनिशमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ में आ गए होंगे, धम्म, धर्म और दंड। इसको अभी हम लोग एलाबोरेट करेंगे। और जिस गवर्नमेंट में या जिस एडमिनिस्ट्रेशन में या जिस गवर्नेंस में ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कौन कौन सा धम्म, धर्म और दंड, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो गवर्नमेंट जो है वो एकदम अच्छी बन जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धम्म ऑफ अशोका। ठीक है, तो अब अशोका के धम्म की बात करते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में देखा ना कि धम्म वर्ड जो है उसके साथ अशोका का यूज़ किया है, तो वो क्यों किया है वो चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ड की। तो ये जो वर्ड है ना धम्मा, ये पाली लैंग्वेज से आता है और ये जो संस्कृत लैंग्वेज है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। संस्कृत का एक वर्ड है धर्म, उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ये वर्ड धम्म। ठीक है, और ये पाली लैंग्वेज का वर्ड है। तो अशोका का जो धम्म है ना वो कोई रिलीजन नहीं है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है कि अशोका का ये जो धम्म है ये कोई सेपरेट रिलीजन है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, सिख, ईसाई, ये सारे सेपरेट रिलीजन्स हैं। वैसे ही कुछ लोगों को लगता है कि अशोका का जो धम्म है ना वो भी एक सेपरेट रिलीजन है और अशोका ने लोगों को उसके रिलीजन को फॉलो करने के लिए कहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अशोका का धम्म है वो कोई रिलीजन नहीं है। अशोका का धम्म क्या है? ये कोड है बेसिकली एथिकल और मॉरल कंडक्ट का। यानी कि अशोका जो है वो धम्म में क्या कहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, एथिकली और मॉरली जो है चीज़ों को कंडक्ट करना चाहिए, एथिकली और मॉरली अपनी लाइफ जो है वो जीनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन है या आपको अगर धम्म के रूल्स जो है फॉलो करने हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो अपनाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रिलीजन के अगर हो, आप हिंदू रिलीजन के हो, मुस्लिम रिलीजन के हो, सिख रिलीजन के हो, कोई भी रिलीजन के हो, आप धम्म की प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि धम्म जो है वो कोई सेपरेट रिलीजन अपने आप में नहीं है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है दैट पीपल ऑफ एवरी रिलीजन कुड फॉलो द धम्म। तो कलिंगा वॉर के बाद क्या होता है, अशोका क्या देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है और काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, इस कलिंगा वॉर के बाद तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं किंग अशोक, और वो डिसाइड करते हैं कि वो अब अपना जो एम्पायर जो वो पहले एक्सपैंड कर रहे थे, अब अपना जो एम्पायर है वो वॉर के थ्रू एक्सपैंड नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, पीस को स्प्रेड करेंगे, काइंडनेस को स्प्रेड करेंगे और मॉरल वैल्यूज़ को स्प्रेड करेंगे। तो ये जो कलिंगा वॉर वाला जो भी सीन है ना, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली कलिंगा वॉर क्या थी या अशोका ने अपना धम्म क्यों स्टार्ट किया। यहाँ पे आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है कि कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ। अशोका ने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अभी वो ज़िंदगी में कभी भी वॉर जो है वो नहीं करेंगे, कभी ज़िंदगी में जंग नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या स्प्रेड करेंगे, पीस, काइंडनेस, कंपैशन और मॉरल वैल्यूज़ को स्प्रेड करेंगे। तो अशोका का ये जो धम्मा है जो कि एथिकल और मॉरल कंडक्ट की बात करता है, तो ये और किन किन चीज़ों को एम्फोसाइज़ करता है और किन किन चीज़ों की बात करता है कि इंसान को क्या फॉलो करना चाहिए। तो अशोका का जो धम्म है वो कहता है कि इंसान को नॉन वायलेंट होना चाहिए, नॉन वायलेंस का फॉलो करना चाहिए, यानी कि इंसान को किसी भी दूसरे इंसान को या जानवर को या प्लांट को हर्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अहिंसा के आइडिया को जो है प्रमोट करता है अशोका का धम्म। और ये कहता है कि सारे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी हमने रिलीजियस टॉलरेंस का आइडिया पढ़ा कि कोई भी रिलीजन जो है वो इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है अशोका के धम्म के अकॉर्डिंग। अब बेशक हम लोग सामने वाले पर्सन के रिलीजन के जो बिलीव्स हैं उनसे हम लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले पर्सन के रिलीजियस बिलीव्स को जो है हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हमें किसी के रिलीजन को प्रैक्टिस करने से नहीं रोकना है।
उसके बाद कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स की भी बात करता है अशोका का धम्मा, ठीक है। ये कहता है कि किसी को भी हमें हर्ट जो है नहीं करना चाहिए, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। उसके बाद ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस की बात करता है अशोका का धम्मा, यानी कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना बेसिकली उन्हीं की बात करता है धम्मा, कि हमें ईमानदार होना चाहिए और कभी भी झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स, टीचर्स, वो जो हमसे बड़े हैं, हमारे एल्डर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और किंग्स जो हैं बेसिकली उनको अपने लोगों का वेलफेयर देखना चाहिए। इसके बारे में खासकर जो अशोका का धम्म है वो बात करता है, ठीक है। क्योंकि किंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पास कुछ एब्सोल्यूट पावर्स भी होती हैं। तो इसके चलते किंग क्या कर सकता है, अपने लोगों के ऊपर जो अत्याचार भी कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो अशोका है, अशोका का जो धम्म है वो क्या कहता है कि जो किंग है उसको लोगों का वेलफेयर देखना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं वाई डिड अशोका इंट्रोड्यूस धम्मा। तो अशोका जो थे इन्होंने धम्म को क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो अभी लास्ट स्लाइड में हमने जो कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ा ना, यहाँ पे आप उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। तो धम्म के फॉलोअर होने से पहले जो अशोका थे ना वो एक काफ़ी एम्बिशियस रूलर थे, जिन्होंने क्या किया, मौर्यन एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया वॉर्स कर करके, ठीक है, जंग कर करके काफ़ी सारे एरियाज़ को उन्होंने मौर्यन एम्पायर के अंडर ले लिया। मतलब इतने ज़्यादा एम्बिशियस और इतने ज़्यादा ग्रेटेस्ट और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे अशोका। तो फिर अचानक से उन्होंने ये जंग वगैरह लड़ना बंद क्यों कर दिया। तो कलिंगा वॉर जो कि 261 BCE में हुई थी, ये हम कह सकते हैं कि अशोका किंग की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। तो क्या हुआ कि जो आपके किंग अशोका थे, ठीक है, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के राजा थे, इन्होंने क्या किया, जो कलिंगा जो जगह है वहाँ एक इंडिपेंडेंट किंग जो है वो रूल किया करते थे। तो इन दोनों के बीच में जो है वॉर हो जाती है। तो बेशक वॉर में बाद में कौन जीतता है, आपके अशोका जो किंग है मौर्यन डायनेस्टी के वहीं जीतते हैं। लेकिन फिर भी वो ये देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की जो है ना वो डेथ हो चुकी है कलिंगा में, ठीक है। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो है मारे जा चुके हैं, कुछ इंजर्ड भी हैं, ठीक है, और कुछ के जो है घर बार छिन चुके हैं, वो जंग से डर के कहीं इधर उधर भाग चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो इतनी सारी डिस्ट्रक्शन को देख के ना ये जो आपके किंग अशोका थे इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, ठीक है। ये रियलाइज़ करते हैं कि मतलब अगर मैंने एक पर्टिकुलर एरिया को कॉन्कर कर भी लिया तो मुझे उससे मिला क्या, ठीक है। धुआं तो मुझे उससे कोई नहीं मिली, इवन कि मुझे बददुआएं मिली। मैंने इतने सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, इतने सारे लोग जो है वो मेरी वजह से मर गए, इतने सारे लोगों को जो है इंजरी हुई। तो इससे मुझे कुछ अच्छा तो मेरे झोली में पड़ा नहीं इस चीज़ से, जो हुआ बुरा ही हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा रेग्रेट हुआ, काफ़ी ज़्यादा पछतावा हुआ किंग अशोका को कलिंगा की हालत देख के। तो उसके बाद अशोका ने क्या रियलाइज़ किया कि मैं अभी मतलब नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस तरह की जंग जो है वो नहीं करूँगा। उनका ऐसा मानना था कि विक्ट्री जो है ना, जीत जो है वो वायलेंस से नहीं मिलती, ठीक है। आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो और इवन के बाद में आप जीत भी जाते हो तो वो आपकी सच्ची जीत नहीं है, वो जो आपकी जीत है वो टेम्प्रेरी है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ कि कलिंगा के साथ वॉर करके जो अशोका जो रूलर है वो जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी ये विक्ट्री जो है ना ये टेम्प्रेरी है, क्योंकि उन्होंने ये विक्ट्री जो है वो वायलेंस से हासिल की है। वो कहते हैं कि जब आप मोरालिटी का रास्ता अपनाकर जब आपको जीत मिलती है ना, वो आपकी जीत परमानेंट होती है। लेकिन अगर आप किसी को हर्ट करके जीत रहे हो तो वो जीत आपकी परमानेंट नहीं होती, वो टेम्प्रेरी होती है। तो इसीलिए इस पूरी स्टोरी के बाद जो किंग अशोका हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अभी कभी भी अपनी लाइफ में वॉर नहीं करेंगे, बल्कि क्या स्प्रेड करेंगे, पीस, काइंडनेस, ठीक है, एथिकल वैल्यूज़ वगैरह इन सब चीज़ों को स्प्रेड करेंगे। और ये जो फियर है लोगों के अंदर, डर पैदा करना कि किंग अशोका आ रहे हैं तो सबको डरना चाहिए क्योंकि वो ग्रेटेस्ट रूलर हैं या वो काफ़ी अच्छे हम कह सकते हैं वॉरियर हैं। तो इन सब चीज़ों को लोगों के अंदर स्प्रेड मैं नहीं करूँगा और इसके बजाय पीस, कंपैशन और एथिकल वैल्यूज़ को मैं स्प्रेड करूँगा, ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रण ले लेते हैं किंग अशोका। अब बात करते हैं कि ये जो अशोका का धम्म था कि मॉरल और एथिकल कंडक्ट से एक पर्सन को अपनी जो लाइफ है वो जीनी चाहिए, इसके मेन फीचर्स क्या थे। तो अशोका का जो धम्म था ये तो हमने पढ़ा कि ये यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पे था, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था। अशोका का जो धम्म था वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, बल्कि ये यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ थी। मतलब कोई भी पर्सन जो है किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, वो इन धम्म की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर सकता है और अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है। तो क्या फीचर्स थे अशोका के धम्म के, तो पहला तो है अहिंसा, यानी कि नॉन वायोलेंस की। अननेसेसरी वायोलेंस जो है ह्यूमंस की तरफ या एनिमल्स की तरफ वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बलि वगैरह देना या किसी ह्यूमन को हर्ट करना या जंग लड़ना या वॉर करना, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है अब अननेसेसरी मानते थे किंग अशोका, क्योंकि उनको कलिंगा वॉर के बाद ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट की थी कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को जो है वो मार दिया है, काफ़ी सारे लोग जो हैं इंजर्ड हो गए हैं उनकी वजह से। तो इसीलिए फिर वो नॉन वायलेंस का आइडिया जो है वो अपना लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की। रिलीजियस टॉलरेंस का ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब है कि काफ़ी सारे जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए एक पर्सन को, और सामने वाले पर्सन के रिलीजियस बिलीव्स को भी जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए।
द नेक्स्ट इज़ कंपैशन, काइंडनेस शो करनी चाहिए लोगों को, एनिमल्स को और पुअर लोगों को। उसके बाद है ट्रुथफुलनेस, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है, और सच बोलना चाहिए, किसी से भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को ऑनर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। आपके जो गुरु हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपसे जो बड़े हैं उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर है अशोका के धम्म का, कि आप कि एक पर्सन जो है उसका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपने गुस्से पे जो है काबू पाना चाहिए, ठीक है। एक पर्सन को जो है लालची नहीं होना चाहिए और खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचे जा रहे हो, ठीक है, आपको सामने वाले पर्सन के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बेसिकली किंग के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि मान लो कोई किंग है, ठीक है, तो उसके पास क्या होता था, पहले एब्सोल्यूट पावर होती थी, है ना, किंग्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी। तो वो अपनी पावर का यूज़ करके सामने वाले पर्सन को या अपने जो प्रजा है उसको दुख ना दे, बल्कि उनको हैप्पीनेस दें और सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचें। अब बात करते हैं कि ये जो आपके किंग अशोका थे ना, तो इन्होंने धम्म को स्प्रेड कैसे किया। तो अशोका ने धम्म को फोर्स से स्प्रेड नहीं किया, ठीक है, यानी कि अशोका ने ऐसा नहीं बोला लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती जो है धम्म के प्रिंसिपल्स को इम्पोज नहीं किया, ठीक है, बल्कि उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन का यूज़ किया, एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ किया और पब्लिक वेलफेयर का यूज़ किया। तो क्या क्या तरीके अपनाए अशोका ने धम्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो पहला है रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज़। तो अशोका ने क्या किया, अशोका ने अपने जो मिनिस्टर्स वगैरह थे या जो उनके साथ लोग काम करते थे, तो उन्होंने क्या बोला उनको कि आप क्या करो, रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर और जो पिलर्स वगैरह हैं पूरी किंगडम में, उनके ऊपर आप क्या करो, लिखवा दो मैसेजेस, ठीक है, धम्म के जो मैसेजेस हैं वो एनग्रेव करवा दो, ताकि लोग जो है वो आते जाते उन रॉक्स को पढ़ें, उन पिलर्स को पढ़ें, तो उन तक धम्म का जो आइडिया है वो पहुँच जाए, ठीक है। तो एक ये तरीका था। उसके बाद क्या किया किंग अशोका ने, कुछ स्पेशल ऑफिसर्स जिनको धम्म महामत्रास बोला गया है, तो इनको अपॉइंट किया गया ताकि ये क्या करें, धम्म के जो आइडियाज़ हैं इनको स्प्रेड करें। और क्या किया गया, धम्म के आइडिया में रोड्स हो गए, कुएँ हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेस्ट हाउसेस वगैरह हो गए, इनको कंस्ट्रक्ट करवाया गया, ठीक है। मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचा जाता था अशोका के धम्म में, इसीलिए रोड्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स और रेस्ट हाउसेस वगैरह को अशोका ने कंस्ट्रक्ट करवाया ताकि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद मिशनरीज़ को भेजा गया अलग अलग रीजन्स में, इंक्लूडिंग श्रीलंका ऑल्सो, ठीक है, कि वहाँ पे आप जाओ एंड धम्म के मैसेज को जो है स्प्रेड करो, ठीक है। जैसे अपने किंगडम में स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था ना, जिनको हम धम्म महामत्तास बोल रहे हैं, ताकि वो धम्म के मैसेज को स्प्रेड करें, वैसे ही इसी टाइप के कुछ मिशनरीज़ थे जिनको इंडिया से बाहर भी जो है हम कह सकते हैं भेजा गया, ताकि वो धम्म का जो मैसेज है वो स्प्रेड कर सकें। उसके बाद ऑफिशियल्स को एनकरेज किया गया कि क्या करो, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करो और ऑनेस्टी से काम करो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अशोका है उन्होंने अपने धम्म के आइडिया को स्प्रेड किया, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि रॉक और पिलर्स पे उन्होंने मैसेजेस को एनग्रेव करवाया ताकि आते जाते लोग जो है उनको पढ़ सके और धम्म के आइडिया को लोग समझ सकें। उसके बाद स्पेशल ऑफिसर्स जिनको धम्म महामत्तास बोला गया है उनको अपॉइंट किया गया ताकि वो लोगों को धम्म के आइडियाज़ के बारे में समझाएं। उसके बाद क्योंकि धम्म का मेन फोकस जो था वो लोगों का वेलफेयर था, इसीलिए रोड्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स और रेस्ट हाउसेस वगैरह को कंस्ट्रक्ट करवाया गया। उसके बाद मिशनरीज़ को भेजा गया अलग अलग रीजन्स में, इंडिया से बाहर भी, ठीक है, जैसे श्रीलंका हो गया, ताकि लोगों को जो है धम्म के आइडियाज़ के बारे में पता चले। और ऑफिशियल्स को एनकरेज किया अशोका ने कि वो क्या करें, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। अब अशोका के धम्म का क्रिटिसिज्म और सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्रिटिसिज्म है अशोका के धम्म का, ठीक है। ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा ही लग रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी पीसफुल प्रैक्टिसेस को अशोका किंग जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कुछ क्रिटिसिज्म है। तो इसका क्या क्रिटिसिज्म है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो अशोका किंग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा पीस लविंग हो गए थे, मतलब अब उनको शांति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, वो वॉर वगैरह करने में बिल्कुल भी अब बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि कलिंगा के बाद उनको जो है काफ़ी ज़्यादा रेग्रेट हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने धम्म के आइडियाज़ वगैरह को अपना लिया था। तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा पीस लविंग हो गए थे, उनको बिल्कुल भी वायलेंस नहीं चाहिए थी। तो इससे क्या हुआ कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी ना मौर्यन एम्पायर की वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई, यानी कि पहले जो किंग अशोका होते थे वो क्या करते थे, अपने किंगडम को एक्सपैंड करते रहते थे, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते रहते थे, और इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो रखी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि वो पीस लविंग होते जा रहे थे, उनका वॉर वगैरह से कोई मतलब नहीं था, तो वो अपनी मिलिट्री की और अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ पे जो है ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो इससे जो आर्मी थी मौर्यन एम्पायर की वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती जा रही थी। और जो किंग अशोका थे उनका नॉन वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। वो कहते थे कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, तो नॉन वायलेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस था अशोका किंग का। तो इससे क्या हुआ, जो एम्पायर की एग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी थी वो भी रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो पहले क्या था, जब अशोका किंग ने धम्म को जो है फॉलो नहीं किया था, जब वो एकदम एग्रेसिव, एकदम गुस्से वाले किंग हुआ करते थे, ग्रेट किंग हुआ करते थे, जब वो डिफरेंट बैटल्स वगैरह लड़ते थे, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी थी मौर्यन एम्पायर की। लेकिन अभी जो अशोका किंग है वो पीस लविंग हो चुके हैं, वो अब नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा डिफेंस पॉलिसी को जो है
बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि अब वो बैटल्स ही नहीं लड़ते, अब वो वॉर ही नहीं करते, तो फिर डिफेंस पॉलिसी की इतनी ज़्यादा क्या ही ज़रूरत है। ओके। उसके बाद जो धम्म है उसने मेनली किस पे फोकस किया, मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस किया, उसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है। धम्म का जो आइडिया है इसमें हमने कहीं पर भी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा, हमने बस यही पढ़ा कि धम्म का जो आइडिया है उसमें बस क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मॉरल कंडक्ट है, एथिकल कंडक्ट है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अशोका का जो अभी इंक्लिनेशन थी ना वो ज़्यादा धम्म की तरफ जा रही थी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था पूरे किंगडम का और पॉलिटिकल सिस्टम था पूरे किंगडम का, तो उसको किंग अशोका जो है हम कह सकते हैं साइडलाइन कर चुके थे और धम्म के आइडिया को ही स्प्रेड कर रहे थे। तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था मौर्यन डायनेस्टी का, वो धीरे धीरे हम कह सकते हैं वीक हो रहा था, और इसके चलते ही फिर धीरे धीरे करके मौर्यन डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि जो धम्म है वो एक पॉलिटिकल टूल था ताकि एम्पायर के जो डिफरेंट लोग हैं वो यूनाइटेड रह सकें। ठीक है। अब अशोका का जो एम्पायर था, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रूलर थे, है ना, उन्होंने अपने जो उनका जो मौर्यन एम्पायर था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपैंड किया हुआ था, काफ़ी सारे एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। तो जब आप काफ़ी सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लोगे तो उसमें ऑब्वियसली काफ़ी सारे डिफरेंट लोग रहते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सारे ही लोग एक रिलीजन के हैं। ठीक है। डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कास्ट से लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो उन सबके बीच में एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे। तो इसलिए भी ऐसा कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि अशोका ने धम्म के आइडिया को स्प्रेड किया। यानी कि कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो अशोका का धम्म था ये बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी अशोका की। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि अशोका की धम्मा की क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अशोका का जो धम्मा है ना ये बहुत ही ज़्यादा अर्लीस्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है एथिकल गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने का। ठीक है। गवर्नेंस जो है वो सिर्फ पावर के बेसिस पे या सिर्फ फियर के बेसिस पे ना हो, बल्कि एथिकली हो, मॉरली हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अर्लीस्ट अटैम्प्ट था अशोका का। तो पावर से रूल करना और फियर से रूल करना ये सब जो है अभी अशोका किंग इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि एक रूलर जो है उसको क्या करना चाहिए, सोसाइटी को गाइड करना चाहिए थ्रू मॉरल वैल्यूज़। ऐसा नहीं है कि कोई किंग है तो वो अपनी प्रजा को कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है कि वो पावर दिखा रहा है लोगों को या लोगों के अंदर अपना डर बैठा रहा है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं की जाती, बल्कि एक किंग को क्या करना चाहिए, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने किंगडम को, अपनी सोसाइटी को जो है मॉरल वैल्यूज़ के थ्रू गाइड करना चाहिए, ऐसा अशोका कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है अशोका के धम्मा का कि इससे पीस और हार्मनी प्रमोट हुई, रिलीजियस टॉलरेंस को इनकरेज किया गया। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो रिलीजियस हार्मनी थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। अब एक रिलीजन के लोग जो है दूसरे रिलीजन के लोगों से नफरत नहीं कर रहे थे, ठीक है, बल्कि उनके रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह को एक्सेप्ट कर रहे थे। वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर का जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस किया गया अशोका के धम्मा से। ठीक है। पहले क्या था कि रूलर अपनी पावर या अपना फियर एस्टैब्लिश करते थे लोगों में, लेकिन अशोका के धम्मा के प्रिंसिपल्स के स्प्रेड होने के बाद ये चीज़ लोगों को समझ में आई कि किंग जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पावर दिखा रहा है या वो लोगों में अपना डर बैठा रहा है, बल्कि वेलफेयर करने वाला किंग होना चाहिए। ठीक है। वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर जो है वो होना चाहिए। और रिलेशनशिप जो है रूलर के बीच में और लोगों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए अशोका के धम्मा की वजह से। और एथिकल गवर्नेंस के जो आइडियाज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुए थ्रू अशोकास धम्मा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धर्म। तो ये जो वर्ड है धर्म, ये संस्कृत रूट ध्री से आता है, जिसका मतलब है टू अपहोल्ड और टू सस्टेन, यानी कि किसी चीज़ को बना रहने देना। तो ये जो वर्ड है धर्म, इसमें बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जस्टिस को डिलीवर करने में हेल्प करते हैं और हार्मनी यानी कि पीस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप धर्म वर्ड सुनते हो तो इसका आमतौर पर मतलब होता है ड्यूटी, यानी कि आपका क्या काम है, आपको क्या काम करना है, वो मतलब होता है धर्म का। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा ये धर्म है कि तुम इस चीज़ को इस तरह से करो। ठीक है। कि तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि तुम कोई काम अगर कर रहे हो तो उसको राइटियसनेस से करो, यानी कि उसको सही तरीके से करो। ठीक है। सही या गलत में फ़र्क करना जो है वो आना चाहिए, एंड हमेशा सही एक्शन जो है एक पर्सन को परफॉर्म करना चाहिए, एक सही ड्यूटी जो है वो एक पर्सन को परफॉर्म करनी चाहिए। बेसिकली ये धर्म कहता है। ठीक है। धर्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये हर एक इंडिविजुअल को ये बताता है कि एक पर्सन को अपना काम कैसे करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ कैसे करनी चाहिए, मोरालिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए और जस्टिस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ठीक है। यानी कि एक इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जो कि अनएथिकल ना हो, ठीक है, जो कि गलत ना हो, सही हो हर एक तरीके से, और जस्टिस डिलीवर करता हो सामने वाले पर्सन को। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि धर्म और धम्म के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली धम्म जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रिंसिपल्स बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अपनी लाइफ में, अपने पूरे सर्वाइवल में इंसान को क्या करना चाहिए, नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए, मोरालिटी और जस्टिस के थ्रू जो है काम करना चाहिए। ठीक है। हमेशा सही काम करना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हम लॉन्ग टर्म में इनको प्रैक्टिस करते हैं, अपने एक्शंस के ऊपर गौर करते हैं, तो वो चीज़ धम्म में आती है। ऑन द अदर हैंड धर्म क्या है, धर्म हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे काम हैं डे टू डे लाइफ में जो हमें परफॉर्म करने हैं और सही तरीके से करने हैं, मोरालिटी और एकदम एथिकल तरह से करने हैं।
नाउ द नेक्स्ट इज़ राजधर्म। ठीक है, राजधर्म का क्या मतलब है? ड्यूटी ऑफ द किंग, कि जो राजा होता है, जो किंगडम का हेड जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसकी क्या ड्यूटी है अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, अपने किंगडम के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजधर्म का मतलब है स्पेशल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ रूलर, कि कोई राजा है, ठीक है, कोई रूलर है, उसकी कुछ स्पेशल ड्यूटीज़ और उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसको हम लोग राजधर्म कहते हैं। तो जो एंशियंट इंडियन थिंकर्स थे ना, वो ऐसा मानते थे कि जो किंग है वो लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर आएगा लॉ एंड देन उसके बाद आएगा किंग। ठीक है, अगर ऐसा कर देंगे कि सबसे ऊपर किंग को रख देंगे एंड नीचे लॉ को रख देंगे, तो किंग क्या करेगा? वो अपनी एब्सोल्यूट पावर को लोगों के ऊपर एक्सरसाइज जो है वो कर पाएगा। ठीक है, वो चाहे रॉन्ग वे में भी ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर हम लॉ को ऊपर रखेंगे, किंग को नीचे रखेंगे, तो किंग को लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इवन चाणक्य ने भी ये चीज़ कही है कि किंग जो है वो नीचे है एंड लॉ जो है वो सबसे ऊपर है एक स्टेट में। किंग से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो धर्म को फॉलो करे और जस्टिस के साथ रूल करे। ठीक है, जस्टिस के साथ रूल करे यानी कि मान लो किसी रिच पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को कम सज़ा दी जाएगी क्योंकि वो रिच है, एंड ऑन द अदर हैंड अगर कोई पुअर पर्सन वही सेम क्राइम करता है तो उसको जो है ज़्यादा सज़ा दी जाएगी क्योंकि वो रिच नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द रिच एंड पुअर, और मतलब और भी कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन करने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फेयर तरीके से जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए किंग को। तो मेन ड्यूटीज़ क्या है किंग की? प्रोटेक्ट द पीपल। ठीक है, अपने राज्य के जो लोग हैं, अपने किंगडम के जो लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना जो किंग होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। एंड इसीलिए किंग को क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग आर्मी वगैरह जो है वो डेवलप करनी चाहिए, ताकि इन केस अगर एनिमी आप पे अटैक करे तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपने लोगों को जो है प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। उसके बाद है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। किंग को क्या करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना चाहिए। अपने किंगडम में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? फेयर तरीके से जस्टिस देना चाहिए। किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जस्टिस देते टाइम किंग को शो नहीं करनी चाहिए। किंग जो है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति। रीजनेबल टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किए जाने चाहिए लोगों से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी ईयर क्रॉप जो है वो अच्छी नहीं हुई फार्मर्स की, तो उनके पास टैक्स देने के लिए इतना ज़्यादा आउटपुट तो अब रहेगा नहीं क्योंकि उनकी क्रॉप भी ख़राब हो चुकी है। तो उस टाइम पे किंग को क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो है बनानी चाहिए जिससे टैक्स को थोड़ा रिड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनकी आउटपुट इस बार अच्छी नहीं हुई है। तो इस तरह से रीजनेबल टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किए जाने चाहिए। ठीक है, जब तुक बनता है कि आप ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हो या इतना अमाउंट ऑफ टैक्स जो है कलेक्ट कर सकते हो, तो तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जब आपकी प्रजा जो है इतना ज़्यादा टैक्स आपको नहीं दे पा रही है, तो किंग को उस सिचुएशन को समझना चाहिए। ठीक है, एंड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस इतना ही टैक्स जो है वो इम्पोज करना चाहिए जितना रीज़नेबल हो, और एग्रीकल्चर और ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए और पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करना चाहिए। अब यहाँ पे धर्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो धर्म की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं कि धर्म जस्टिस और मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये ट्रुथफुलनेस और ऑनेस्टी को इनकरेज करता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, आपको हमेशा सही काम करना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन को धर्म जो है वो प्रमोट करता है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है, और क्या एम्फसाइज़ करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फसाइज़ करता है ओवर राइट्स। ठीक है, आप इससे पहले कि अपने हक मांगो कि मेरा ये हक है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उससे पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ठीक है, और ये जो धर्म का आइडिया है ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द रूलर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हेड होगा, किंगडम का हेड होगा स्टेट का, वो धर्म के आइडियाज़ को फॉलो नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म का जो आइडिया है वो सबके लिए है, इंक्लूडिंग द रूलर, इंक्लूडिंग द किंग। उसके बाद लास्टली अब हम लोग दंड की बात करते हैं। तो ये जो वर्ड है दंड, इसका लिटरली क्या मतलब है? रॉड या फिर स्टाफ। ठीक है, तो दंड वर्ड को रॉड से या फिर स्टाफ से क्यों जो है यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि रॉड या स्टाफ का यहाँ पे मतलब है स्टिक। तो पहले क्या होता था कि किंग जो है ना वो एक लकड़ी की स्टिक जो है वो अपने हाथ में रखता था एज अ सिंबल। ठीक है, किसका सिंबल? अथॉरिटी का सिंबल, या फिर वो पूरे किंगडम का हेड है, वो पूरी स्टेट का हेड है, ऐसा जो किंग है वो दिखाता था अपनी छड़ी के थ्रू। ठीक है, अपनी स्टिक के थ्रू। इसीलिए जो दंड का लिटरल मतलब है वो रॉड या स्टाफ है या फिर स्टिक है। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में दंड का मतलब क्या होता था? दंड का मतलब होता था पनिशमेंट। पनिशमेंट क्यों दी जानी है? ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरे किंगडम में, पूरी स्टेट में वो मेंटेन रहे। ठीक है, अगर आप कोई पर्सन जो है वो कोई लॉ को जो है वो नहीं मान रहा है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा है, बार बार उसको ब्रेक किए जा रहा है, तो जब तक आप उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं दोगे, जब तक उसके अंदर डर नहीं होगा पनिशमेंट का, तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा, बार बार वो लॉ को तोड़ेगा, बार बार वो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन्ड है उसको ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बार किसी पर्सन को अगर पनिशमेंट मिल जाएगी तो उसके लिए ये एक सबक बन जाएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना करूँ। ठीक है, तो थिंकर्स जैसे कि कौटिल्य हो गए, चाणक्य हो गए,
बोथ आर सेम। तो वो क्या कहते हैं कि लॉज जो हैं वो अकेले एनफ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लॉज बना दिए तो काम खत्म हो गया। अगर कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी लॉज को तोड़ने के लिए तो सोसाइटी जो है वो क्योटिक बन जाएगी, यानी कि लोग जो हैं उनमें बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, ठीक है, कि कोई लॉ तोड़ा तो कौन सी हमें पनिशमेंट मिली, तो वो नेक्स्ट टाइम दोबारा एक पर्सन जो है लॉ को तोड़ सकता है। तो इसीलिए पनिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपने जो मिस्टेक्स की हैं वो आप दोबारा ना करो, ठीक है। देयरफॉर दंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है पीस को मेंटेन करने के लिए, जस्टिस को मेंटेन करने के लिए और किंगडम में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दंड नीति एंड फीचर्स। तो दंड नीति का क्या मतलब है? थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो इसका मतलब है द साइंस और पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग पनिशमेंट जो है वो एंगर के ऊपर या रिवेंज के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर किंग जो है वो किसी पर्सन को पनिशमेंट दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि किंग की उससे कुछ पर्सनल दुश्मनी है या किंग को बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसका मन कर रहा है कि वो किसी को पनिशमेंट दे, तो वो किसी को पनिशमेंट दे रहा है, या किंग किसी से बदला लेने के लिए किसी को पनिशमेंट दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। अगर आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो तो इसलिए दो क्योंकि उसने वो कोई पर्टिकुलर क्राइम जो है वो कमिट किया है। अपने पर्सनल गुस्से की वजह से या अपने बदले की भावना की वजह से किसी को पनिशमेंट देना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। पनिशमेंट अगर आप किसी को दे रहे हो या किसी को जस्टिस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको फेयर तरीके से वो चीज़ करनी है और लॉ के अकॉर्डिंग करनी है। एक वाइज रूलर जो होता है, एक समझदार राजा जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लीनियंट भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाओगे, बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाओगे तो क्या होगा, इससे लोगों के अंदर जो है डर बढ़ेगा, ठीक है। लोग जो हैं आपकी एग्जिस्टेंस से डरेंगे, आपके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे, ठीक। एंड अगर आप बहुत कम पनिशमेंट दोगे तो इससे क्राइम को जो है वो एनकरेजमेंट मिलेगी, ठीक है। लोग सोचेंगे कि यार ये राजा तो कोई पनिशमेंट कुछ खास देता नहीं है, ठीक है, बहुत कम पनिशमेंट देता है, तो मैंने जो क्राइम पहले किया है मैं उसको दोबारा कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पनिशमेंट कुछ खास मिली नहीं थी, ठीक है। तो चाणक्य कहते हैं कि एक रूलर जो है वो इतना समझदार होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सज़ा भी ना दे और बहुत कम सज़ा भी ना दे, ठीक है, एक बैलेंस बना के रखे। तो मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं दंड नीति के, कि पनिशमेंट जो है वो जस्ट होनी चाहिए, ठीक है। गुस्से में आके या बदले की भावना से किसी को पनिशमेंट नहीं देनी है। लॉ जो है वो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई राजा का दोस्त है, उसने क्राइम किया है तो राजा जो है उसको सज़ा नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड राजा का अगर कोई रिश्तेदार नहीं है या दोस्त नहीं है, ठीक है, राजा का कोई पर्सन कुछ नहीं लगता, उसने क्राइम किया है तो राजा उसको सबसे पहले सज़ा दे रहा है, ऐसा नहीं है। लॉ जो है वो सबके लिए इक्वली अप्लाई होना चाहिए, बेशक अगर कोई आपका क्लोज वन है या नहीं है उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। और इनोसेंट लोगों को जो राजा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अपनी आर्मी वगैरह जो है वो उसको डेवलप करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। क्रिमिनल्स को डिस्करेज करना चाहिए, क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो कोई भी क्राइम जो है वो कमिट ना कर पाएँ। उसके बाद है सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए अपने किंगडम में। Thank you so much for watching this video. If you found this video useful, please like, share and subscribe to this channel.